नमस्ते सदावत्सल्य मातृभूमि। हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं 5 राज्यों के चुनाव पर और इनमें भारतीय जनता पार्टी जो मेजर 3 स्टेट हैं वो भारतीय जनता पार्टी ले गई है। लगभग अब रिजल्ट फाइनल की तरफ है, ले गई है। और उसमें भी जहां सबसे ज़्यादा एक आभा मंडल बनाया गया था कि मध्य प्रदेश हार रहे हैं, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने 2/3 बहुमत के बाद, आप सोचो 20 साल बाद, लगातार 20 साल से पार्टी सत्ता में है। 20 साल से सत्ता में रहने के बाद 2/3 बहुमत से, जबकि पिछली बार कमलनाथ जीत गए थे और वो जीतने का कारण लोग बता रहे थे कि जीत इसलिए गए क्योंकि वो कुछ शिवराज सिंह ने ऐसा कह दिया वैसा कर दिया, जो भी हुआ, लेकिन फाइनली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन अभी 2/3 बहुमत के साथ सरकार बनना अपने आप में अभी तक का मुझे लगता है कि हमारे देश में, ये मुझे डेटा नहीं है मेरे पास, लेकिन मेरा अनुमान ये है कि 20 साल की सरकार के बाद 2/3 बहुमत के साथ कोई सरकार बनना अपने आप में सारे रिकॉर्ड तोड़ता है। अब उसके लिए जो लोगों को पता होगा कि क्या क्या सरकारें रही हैं, ज्योति बसु की सरकार रही होगी या फिर सरकार की सरकार रही होगी, तो इनकी सरकारों ने क्या किया, कितने वर्ष तक रहे और कितने लगातार वर्षों के बाद क्या वोट बैंक दिया, वो मुझे लगता है कि आप लोग निश्चित रूप से, या कितना सीटें निकाल कर लाते थे, वो निश्चित रूप से एनालिसिस या कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। लेकिन मेरा मानना ये है कि 2/3 बहुमत के साथ इतने वर्षों बाद सरकार बनना अपने आप में एक अद्वितीय इलस्ट्रेशन है। उसका कारण दैवी कृपा से युक्त मोदी जी हो सकते हैं, उसका कारण भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रैटेजी बनाने वाले लोग हो सकते हैं, उसका कारण भारतीय जनता पार्टी के पास जो इंटेलेक्ट वर्ग है वो हो सकता है, और इसका कारण भगवत कृपा भी हो सकती है। क्योंकि जो ईश्वर चाहता है वही करता है। हम लोग कहते हैं कि प्रारब्ध में जो लिखा होता है वही होता है, उसको हम में से कोई भी मिटा नहीं सकता। अलग अलग लोग कहते हैं पुराणों में कन्फ्लिक्ट है, मैं कहता हूं कि पुराणों में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अलग अलग कल्पों के अनुसार बने हैं। आप सोचिए कि देश में अगर कोई एनालिसिस करनी हो, या मैं कहता हूँ कि संस्कृत साहित्य पढ़ना हो, या मैं कहता हूँ वेदों को पढ़ना हो, तो 6 वेदांगों का पढ़ना अति आवश्यक रहता है। वो बेसिक क्वालिफिकेशन होती है, उसकी क्वालिफिकेशन के बगैर कुछ नहीं हो सकती। जिसमें शिक्षा यानी कि स्वर व्यंजनों की जानकारी होना, स्वरों की जानकारी होना, बोलने का तरीका होना, शिक्षा की जानकारी होनी चाहिए, कल्पों की जानकारी उसमें कहा गया, यानी कि समय अवधि, कौन से कल्प में कौन सा अवतार भगवान ने लिया, उन अवतारों में सेम चीज़ें रिपीट हुई। तो कल्पों की अवधारणा यानी कि कल्पों के विषय में जानना अति आवश्यक है। आप सोच कर देखिए कि जब तक कल्प यानी कि समय का प्रभाव नहीं जानते तो ईश्वर सदैव जन्म लेते हैं, या मैं कहूँ कि अवतार लेते हैं, और फिर बारंबार वही घटनाएं घटती हैं, लेकिन उनमें थोड़ा बहुत फर्क आ जाता है। इसलिए अलग अलग कल्पों में अलग अलग पुराणों के अलग अलग थोड़ा बहुत भेदभाव हो सकता है, थोड़ा भेदांतर हो सकता है, भेदभाव गलत शब्द होगा। कुल मिलाकर बात मैं कहूँ कि भारत में दैवी कृपा, ये मान के चलिए दैवी कृपा, क्योंकि मलेक्षों का प्रभाव बढ़ रहा है। मलेक्षों के नाश करने के लिए ये आवश्यक है कि दैवी कृपा से कोई ऐसा शासक बैठे या ऐसे शासन तंत्र बने जो कि जिस समय भारत में महाभारत हो उस समय वो कैसे उनको नष्ट कर सके, कैसे मलेक्षों को नष्ट कर सके, कैसे हूणों का नाश कर सके, कैसे इनका जो विदेशी आक्रांता है उनका नाश कर सके। इसके लिए आवश्यक होता है कि सरकार में रहा जाए। तो मुझे लगता है कि इसमें भगवत कृपा भी निश्चित रूप से होगी, ईश्वर की कृपा भी निश्चित रूप से होगी, ताकि देश में जो वातावरण परिवर्तन हो रहा है, जो देश विश्वगुरु की तरफ दोबारा बढ़ रहा है, जो धर्मांतरण की वजह से देश के लोग भटक गए हैं, जो देश के बच्चे देश के ही खिलाफ पटाखे छुड़ाने लगे हैं, भारत की टीम हार जाए तो पटाखे छुड़ाने लगे हैं, इनको कोई तो रास्ते पर दिखाने वाला होगा। और जब भगवत कृपा होती है तो वो भगवत कृपा ऐसी नहीं बरसती, भगवत कृपा किसी व्यक्ति के रूप में अवतार लेती है, और अवतार लेकर वो उस तरह की रणनीति बनाती है और परिस्थितियां क्रिएट होती हैं जिसकी वजह से महाभारत होता है। और केवल 5 पांडव भगवान विष्णु की मदद से, भगवान श्री कृष्ण की मदद से कौरवों की सेना को समूल नाश कर देते हैं। ऐसा कुछ माहौल इस समय हमारे देश में रहा होगा, इसीलिए भगवत की कृपा ऐसी हुई।
छत्तीसगढ़ में रिपोर्टें लगातार आ रही थी कि भाई जीत रहे हैं। मैंने पीछे भी एक एपिसोड बनाया था जिसमें कहा था कि राहुल गांधी के अपने बयान खुद में उनको हरा रहे हैं, लेकिन ये उम्मीद थोड़ी थी कि सरकार बनेगी, लेकिन मार्जिन से बनेगी, लेकिन इतने बहुमत से बनेगी ऐसा अनुमान नहीं था। मध्य प्रदेश में भी इतने बहुमत से बनेगी ऐसा अनुमान नहीं था। राजस्थान में ये लोग कह रहे थे कि नहीं सरकार बदलने वाली है, लेकिन मीडिया की रिपोर्ट्स, आभा मंडल, ये सब दूसरे तरह से चल रहा था। और सबसे सटीक सर्वे अगर किसी का हुआ तो वो सटोरियों का था। इसीलिए राजस्थान सरकार ने और छत्तीसगढ़ सरकार ने सरकार से आह्वान किया था कि ये सटोरियों का काम बंद किया जाए। हालांकि हम सब जानते हैं छत्तीसगढ़ की सरकार सटोरियों को महादेव नाम से ऐप चला रही थी। खैर छोड़िए, ये विषय ऐसा है कि भारत में ये जो पॉलिसी है वो मोदी जी की पॉलिसी, मैंने ये तो एक सृष्टि की बात की। अब बात आती है कि मोदी जी की ऐसी कौन सी पॉलिसी थी, मोदी जी का ऐसा कौन सा विचार था जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में इतना बढ़कर आया, जबकि एंटी इनकम्बेंसी लोग, मतलब उनके जो विपक्षी हैं वो लगातार फैलाए हुए थे कि सब एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज़्यादा है, लेकिन 20 वर्ष के बाद भी एंटी इनकम्बेंसी की बजाय वहाँ पर प्रचंड बहुमत आता है। मतलब पिछले वाले जो चुनाव में बहुमत था 2018 वाले में, 2018 से बहुत प्रचंड बहुमत 2023 में आ गया। ऐसा बीजेपी ने एक स्ट्रैटेजी बनाई थी। वो स्ट्रैटेजी ये थी कि उनके जो केंद्रीय मंत्री थे मध्य प्रदेश से, वो रीजंस मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो अपना तरीका है वो क्षेत्रों में बांटते हैं प्रदेश को, और क्षेत्रों में बांटकर क्षेत्रीय कार्यकारिणी बनाते हैं, क्षेत्रीय अध्यक्ष बनाते हैं, महामंत्री बनाते हैं, मतलब कुल मिलाकर क्षेत्रों में बांटते हैं। मध्य प्रदेश के सभी क्षेत्रों में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई राष्ट्रीय लीडर चुनाव लड़ रहा था। जो एंटी इनकम्बेंसी थी वो संभवतः थोड़ी बहुत, हालांकि नहीं थी। लाडली योजना ने बहुत भयंकर काम किया, शिवराज जी का बहुत भयंकर सपोर्ट था, महिलाओं ने खुलकर शिवराज जी को वोट दिया है क्योंकि लाडली योजना वहाँ की एक निर्णायक योजना है। लेकिन फिर भी जो थोड़ी बहुत भी एंटी इनकम्बेंसी रही होगी वो मुख्यमंत्री जी के खिलाफ रही होगी। मैं नहीं मानता ऐसा, लेकिन लोगों का अपना तरीका है। क्षेत्रीय हिसाब से एक दो बड़े लीडर उतारे गए चुनाव में, जो कि केंद्र में सरकार में थे। वो लोग जब उतारे गए तो वहाँ क्षेत्र के लोगों को भी ये एक उम्मीद लगी होगी कि मेरा मुख्यमंत्री भी हो सकता है, हमारे क्षेत्र से मुख्यमंत्री हो सकता है, हमारे बीच का मुख्यमंत्री हो सकता है। मैं कह रहा हूँ कि शिवराज जी की कोई बुराई नहीं है। शिवराज मुख्यमंत्री जी प्रचंड बहुमत से जीते क्योंकि उनकी योजनाएं, जो मामा जी की योजनाएं हैं, उन योजनाओं की वजह से वो प्रचंड बहुमत से जीत कर आए। इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई दोहराए नहीं कहा जा सकता, इसमें कोई प्रश्न नहीं खड़ा किया जा सकता। लेकिन क्योंकि अगर एंटी इनकम्बेंसी मुख्यमंत्री जी की वजह से होती भी तो ऐसा प्रचंड बहुमत नहीं आ सकता था, आ ही नहीं सकता था। इसका मतलब ये हो गया कि सरकार की एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। जो कुछ भी विरोध थोड़ा बहुत रहेगा वो मंत्रिपरिषद का हो सकता है, व्यक्तियों का हो सकता है। व्यक्ति परिवर्तन होना नहीं है, ये लोगों को अंदेशा था। लेकिन जो क्षेत्रीय एक्सपेरिमेंट किया गया कि हर क्षेत्र में एक बड़े लीडर को वहाँ उतारा जाएगा जो उस क्षेत्र का पूरा मैनेजमेंट करेगा। अब उसमें जो अफवाहें उड़ी, जो बातें उड़ी, वो ये उड़ी कि साहब क्षेत्रों में ये जो चुनाव लड़ रहे हैं लोग, ये मुख्यमंत्री बन सकते हैं, तो क्षेत्र का उत्साह भी बड़ा होगा। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि क्षेत्र के मैनेजमेंट के लिए आवश्यक है क्योंकि बड़ा लीडर वहाँ पर रहता, बड़ा लीडर चुनाव अगर लड़ेगा खुद तो फिर उसकी जो निष्ठा है वो और ज़्यादा बढ़ जाती। आप वैसे भी केंद्रीय नेताओं को वहाँ पर क्षेत्र के हिसाब से फिट कर सकते थे और वो वहाँ प्रभार संभाल सकते थे, ऐसा होता भी है। लेकिन केवल एक विधानसभा में चुनाव लड़ने से आप सोचो निष्ठा कितनी बढ़ जाती है, प्रैक्टिकली क्या अप्रोच आता है, अनुभूति कैसी लगती है। वो अनुभूति मध्य प्रदेश में अपने आप में एक बड़ा काम कर गई, उन नेताओं की वजह से कर गई, लोगों के भ्रम की वजह से कर गई। लोगों का भ्रम शिवराज जी के लिए कैसा रहा उसकी वजह से हो सकता बढ़ गई हो, लोगों का भ्रम क्षेत्रीय नेताओं की वजह से बढ़ गया हो, लोगों का भ्रम और तमाम तरीके से बढ़ गया हो। लेकिन लोग जैसे भी हों उनको मन में बीजेपी तो निश्चित रूप से रही ही होगी। जो भी प्रभाव नेगेटिव होगा वो व्यक्तियों के प्रति होगा। लेकिन जब व्यक्ति भी, जो वहाँ के पॉपुलर लीडर्स हैं, वो लीडर्स चुनाव लड़ें, क्षेत्र सा चुनाव लड़ें, तो
कमाल हो सकता है। अब ऐसी ही एक अफवाह और चल रही है, सही है या गलत है, संशय है उसमें, अफवाह कहना भी उचित नहीं है। वो ये है कि देश भर में जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, जहाँ जहाँ भी, और जहाँ पर बड़े लीडर्स भारतीय जनता पार्टी के हैं वो तो लड़ेंगे ही लड़ेंगे चुनाव, लेकिन जहाँ जहाँ सरकारें भारतीय जनता पार्टी के हैं उन राज्यों में उनके जो बड़े लीडर्स हैं, मुख्यमंत्री सहित उनके जो बड़े लीडर्स हैं, वो बड़े लीडर भी चुनाव लड़ेंगे, ऐसा एक लोगों का कहना शुरू हो गया है समाज में। कि साहब आज मैं सुबह चाय की चर्चा पर कुछ लोगों के पास बैठा था तो वो कह रहे थे कि साहब जो मध्य प्रदेश का एक्सपेरिमेंट किया था कि हर रीजन में एक बड़ा लीडर चुनाव लड़ेगा, वो प्रभारी होता है, प्रभारी के नाते उसका चुनाव, उसका संकल्प, और चुनाव लड़ने के नाते उसका संकल्प, रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाते उसका संकल्प, और लोगों की उस पर निष्ठा, ये अपने आप में काम करती है। ऐसा क्या उन राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चुनाव लड़ाकर भी किया जा सकता है? उससे प्रभाव जो पड़ सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों ही हैं, उससे प्रभाव जो बढ़ सकता है वो ये है, क्या उस राज्य का जो पॉपुलर मुख्यमंत्री है, जो पॉपुलर उप मुख्यमंत्री हैं, जो पॉपुलर वहाँ के होम मिनिस्टर हैं, जो वहाँ के पॉपुलर बाकी मिनिस्टर्स हैं, ये क्षेत्र साथ चुनाव लड़ें? मतलब जैसे मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश में 6 क्षेत्र हैं, क्या 6 क्षेत्रों में 6 बड़े लीडर्स को अलग अलग चुनाव लड़ाना चाहिए, जो कि प्रदेश के बड़े लीडर्स हैं, जो प्रदेश की सरकार में एक अच्छा दायित्व निभा रहे हैं, एक बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं? अब हो सकता है कि लोगों के दिमाग में ये आ जाए कि साहब असम में अगर विश्व शर्मा साहब को चुनाव लड़वा दिया जाएगा तो दो एनोमली हो सकती है। एक एनोमली ये हो सकती है कि साहब मुख्यमंत्री हमारा जा रहा है, क्या मुख्यमंत्री बदलने वाले हैं। दूसरी एक अनुभूति और हो सकती है, वो अनुभूति ये हो सकती है कि मोदी जी के क्या उत्तराधिकारी की खोज चल रही है, क्या राज्यों में मोदी जी के उत्तराधिकारियों या केंद्र में जिन लोगों की आयु हो गई, सुपर एन्यूएशन एज हो गई, उनके उत्तराधिकारियों की खोज चल रही है, इसलिए इन सबको चुनाव लड़वाया जा रहा है। और ये भी संभव है कि लोग ये सोचें कि जो हमारे क्षेत्र से बड़ा नेता चुनाव लड़ रहा है, हमारे प्रदेश का, वो प्रधानमंत्री भी बन सकता है, वो केंद्र में मंत्रालय भी देख सकता है, वो हमारे लिए कितना प्रभावशाली हो सकता है, वो मेरे क्षेत्र का कितना विकास कर सकता है। ये सब कुछ संभव है। इसलिए जो मध्य प्रदेश का एक्सपेरिमेंट है मोदी जी का, वो एक्सपेरिमेंट क्या पूरे देश में होने जा रहा है? आप लोग लिखेंगे तो मुझे समझ में आएगा। मैं सिर्फ इसका कोई डेटा अपने पास नहीं है, मेरे पास कोई इसका रिकॉर्ड नहीं है, किसी बड़े नेता का स्टेटमेंट नहीं है, पॉलिटिकल पार्टी के किसी नेता का स्टेटमेंट नहीं है, संगठनात्मक रूप से जितने संगठन काम करते हैं उनमें से किसी के पक्ष या विपक्ष की बात नहीं है। ये बात चाय की चर्चा पर जो लोग बैठते हैं सुबह सुबह, वो चर्चा कर रहे थे जैसे ही रिजल्ट आना शुरू हुआ। तो उन्होंने कहा मध्य प्रदेश सफल हो गया, छत्तीसगढ़ सफल हो गया, राजस्थान सफल हो गया, और जो फॉर्मूला इन चुनावों में बीजेपी ने लगाया था, अगर वो लोकसभा के चुनाव में लगा देंगे तो जो सीटें पार कर रही हैं 300, वो 400 भी पार कर सकती हैं, क्योंकि हर राज्य को ये पता हो सकता है कि प्रधानमंत्री की दौड़ शुरू हो चुकी है। मेरा मानना है अभी मोदी जी में बहुत शक्ति है, वो भी 10 साल खींच सकते हैं, लेकिन फिर भी मोदी जी का जो आभा मंडल है, जो उनका प्रकार है, जो उनका स्वभाव है, उस स्वभाव के अनुसार जिस दिन उनको शिथिलता लगेगी, जिस दिन उनको ये एहसास होगा कि वो अब उनको चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, अब उनको संरक्षक की भूमिका में आना चाहिए, तो मुझे नहीं लगता कि उनको ये कहना भी किसी को पड़ेगा। वो झोला उठाएंगे, पहले भी स्टेटमेंट दे चुके हैं, झोला उठाएंगे और चल देंगे। झोला उठाकर चल देंगे तो उससे पहले उत्तराधिकारी तो देश को देंगे, और उत्तराधिकारी के रूप में कहाँ से लीडर्स लाएंगे? केंद्र में कुछ मंत्री हैं, वो लीडरशिप कर सकते हैं, राज्य में कुछ मुख्यमंत्री हैं, वो लीडरशिप में आ सकते हैं, राज्य में उप मुख्यमंत्री हैं, वो लीडरशिप में आ सकते हैं, राज्यों के गृह मंत्री हैं, वो लीडरशिप में आ सकते हैं, राज्यों में जो बड़े मंत्री हैं जिनका प्रभाव है वो आ सकते हैं, जिनमें आप फाइनेंस मिनिस्टर सहित बाकियों को कवर कर सकते हैं। आप सोचिए, अगर ये स्ट्रैटेजी भारतीय जनता पार्टी ने अपनाई लोकसभा के चुनाव में, और उसके साथ साथ जन कल्याण के लोग मतलब हैं जिनके पास बुद्धि है, मन है, काम करने की शक्ति है, देश का विचार है,
राष्ट्रीय विचार है, हिंदुत्व का विचार है, भारतीय फिलॉसफी है, भारत को पुनः स्थापित करने की शक्ति है, भारत को पुनः स्थापित करने के लिए ड्राइवर सीट पर ले जाने की आवश्यकता है। ऐसे कुछ लोगों को चुनाव लड़वाकर देश में एक प्रभाव डाला जाए कि भाई ये इंटेलेक्चुअल भी खींचे जा रहे हैं, ये ऐसे लोग भी खींचे जा रहे हैं जो कि देश का नेतृत्व भविष्य में कर सकते हैं। आप सोचिए कि ऐसे लोग अगर खींच लिए जाएं और राज्यों के जो पॉपुलर मंत्री हैं उनको भी चुनाव लड़वा दिया जाए और देश को ये बता दिया जाए कि ऐसे लोग जिनको भारतीयता की नॉलेज है, जिसको कानून की नॉलेज है, जिसको भारत के एंशिएंट स्ट्रक्चर की नॉलेज है, जिनको भारत की पुरानी शिक्षा प्रणाली गुरुकुल प्रणाली की नॉलेज है, जिनको भारत की मंदिर परंपरा मठ परंपराओं की नॉलेज है, जिनको भारत के अस्तित्व की नॉलेज है, जिनको भारत की फिलॉसफी के अनुसार सृष्टि से लेकर यहाँ तक का जो रहस्य है उस रहस्य की जानकारी है या नहीं संपूर्ण जानकारी है तो करने की इच्छा है, ऐसे लोगों को भी अगर चुनाव में उतार दिया जाए, इन मुख्यमंत्रियों के, इन उप मुख्यमंत्रियों के या इन पॉपुलर मंत्रियों के साथ, तो देश को ये एहसास ज़रूर हो सकता है कि इनमें से कोई एक प्रधानमंत्री चुनने की प्रक्रिया में आगे है। मुझे लगता है कि ये स्ट्रैटेजी भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से अपनाने वाली है। मुझे लगता है, लेकिन संशय है, क्योंकि उस समय चुनाव के समय पर क्या हवा चलेगी, कौन सी हवा चलेगी कुछ पता नहीं, लेकिन मेरे दिल में जो है कि मैं अगर नेतृत्व कर रहा होता किसी पॉलिटिकल पार्टी का तो मैं कैसे चुनाव लड़वाने की स्ट्रैटेजी बनाता और किन लोगों को निकाल कर, जैसे पिछले चुनाव में सारंगी को उड़ीसा से निकाल कर लाए थे, उससे पहले वाले चुनाव में भोपाल से साध्वी प्रज्ञा को चुनाव लड़वाया था। ये अपने आप में अद्वितीय है, ये मैसेज है देश को। अगर इस प्रकार समाज में रहने वाले लोग, जिनका देश के ऊपर प्रभाव है, जिनको देश चाहता है, जिनके देश में 10-20 लाख भी फॉलोवर हैं, जिनके फॉलोवर से मतलब जिनको 10-20 लाख लोग भी चाहते हैं कि ये लोग देश का नेतृत्व कर सकते हैं, इनको केवल मशीनरी की आवश्यकता है, इनको शक्ति की आवश्यकता है, इनको ड्राइवर सीट पर बिठाने की आवश्यकता है। मशीनरी अगर इनके हाथ में जाएगी तो बड़ी तेजी से भारत विश्व गुरु की तरफ बढ़ेगा, विश्व में उस स्थान को पुनः प्राप्त करेगा जो गुप्तों के समय पर भारत का था, जिस समय भारत पूरे विश्व की 80% इकोनॉमी को अकेले कंट्रोल करता था। विश्व की 90% टेक्नोलॉजी भारत में थी। सृष्टि की सृजन से लेकर और शरीर शास्त्र तक, सृष्टि के सृजन से लेकर वनस्पति शास्त्र तक, ये सारी चीज़ों के गुण अवगुण भारत के पास थे, जिससे कि भारत पूरे विश्व पर प्रिवेल करता था। ऐसा सोचने वाले, ऐसा करने वाले, ऐसा समझने वाले, ऐसे लोगों को भी अगर उतार दिया जाए इस टीम के साथ, तो विश्व में मुझे लगता है भारत को विश्व गुरु बनाने से किसी को नहीं रोका जा सकता। भारत को बिल्कुल नहीं रोका जा सकता। भारत को उठाकर खड़ा कर देंगे। बहुत हद तक मोदी जी ने 10 सालों में जो 70 साल की निगेटिविटी थी उसको निगेटिविटी को पॉजिटिविटी में बदल दिया है। लेकिन अब क्या है कि जब भी कोई देश बहुत आगे बढ़ता है तो दूसरी और तीसरी पीढ़ी की जो चाल होती है वो तय करती है कि वो क्या होने वाला है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।